some important notes on welding joints. इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि फ्लैट वेल्डिंग की डिजाइन हमने पढ़ ली, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट, ट्रांसवर्स फ्लैट जॉइंट एंड पैरेलल फ्लैट वेल्ड जॉइंट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांसवर्स एंड पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिस प्रकार से यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ फोर्स का डायग्राम दिया हुआ है, टेंसाइल फोर्स है, दोनों प्लेटें जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। यहाँ पैरेलल जॉइंट है, उसकी लंबाई कितनी है L2, लेकिन ये L2 दोनों तरफ है, एक तरफ L2 है तो दूसरी तरफ भी L2 है। तो जो लेंथ ऑफ द टोटल पैरेलल वेल्ड है, पैरेलल फ्लैट वेल्ड है, उसकी 2L2 हो जाएगी। और एक ट्रांसफरस फ्लैट वेल्ड है जिसकी लंबाई है L1। इस प्रकार का केस हमारे पास रहता है जहां कहीं भी हम जोड़ते हैं तो जो फॉर्मूला हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्मूला ये रहता है कि F इक्वल्स टू जो स्ट्रेंथ है जॉइंट की, जो कि टेंसाइल और शियर दोनों के अंदर हम निकालेंगे 0.707 S। S इज द साइज ऑफ द वेल्ड और लेग साइज, जो कि प्लेट की मोटाई के बराबर हमको लेनी है, नहीं दी हुई है तो, और दी हुई है तो हम वह वैल्यू लेते हैं जो हमारे को मिली है, मल्टीप्लाई बाय L1 और मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टी यानी टेंसाइल स्ट्रेस। इसको जोड़ देंगे हम पैरेलल वेल्ड की स्ट्रेंथ के साथ में 1.414 S मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय शियर स्ट्रेस। तो ये हो गई कंबाइन केस का फॉर्मूला। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कई बार क्वेश्चन में यह आता है कि वेल्डिंग की लेंथ सब कुछ जो है प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन लेंथ ऑफ द वेल्ड पूछी जाती है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेल्ड, कितनी लेंथ में वेल्डिंग की जाए। तो आपको लेंथ तो निकालनी है, उसके साथ में क्या करना है, 12.5 mm की लेंथ और जोड़ देनी है। ये क्यों? इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द बेड 12.5 mm should be added to the length of each weld obtained by the above expression। मतलब सीधा सा है कि आपके फॉर्मूले से जो लेंथ कैलकुलेट होके आई है उसके अंदर 12.5 mm वेल्डिंग की लेंथ और जोड़नी है। सपोज दैट कि आपने कैलकुलेट करी कि 100 mm का वेल्डिंग का लेंथ कैलकुलेट आई फॉर्मूले से। अब 100 mm प्लस 12.5 mm, 100 mm तो फॉर्मूले से जो आई वो लेंथ, और 12.5 mm उसके अंदर और जोड़ दी है। हमारे पास टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ में जो वेल्डिंग करनी है वो आ जाएगा 112.5 mm। ये इसलिए कि जब भी हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो जो बेड की मोटाई है, बेड क्या है, बेड आपका जो वेल्डिंग का जो जॉइंट है जहां मेटल पिघल के लगती है, इलेक्ट्रोड में मेल्ट होके डिपॉजिट होता है, उसको बेड बोला जाता है। जो कि उस बेड की मोटाई है जो हमारे को चाहिए या थिकनेस ऑफ द जॉइंट है वो उतनी नहीं आ पाती जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए। और जब उसको वेल्डिंग को स्टॉप करते हैं तब भी हमारे पास क्या हो जाता है कि वो मोटाई नहीं रहती है, कुछ मोटाई उसमें से कम हो जाती है या फिर जॉइंट की वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 6 mm शुरुआत के अंदर ज्यादा पहले से वेल्डिंग करनी है और 6 mm बाद तक वेल्डिंग करनी है, ताकि हमारी एक्चुअल लेंथ के अंदर जो बेड की मोटाई है वो उतनी ही रहे। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ वेल्ड में कैलकुलेशन करने के समय। फॉर रेनफोर्स फ्लैट वेल्ड्स द थ्रोट डायमेंशंस में बी टेकन एज 0.85 t। रेनफोर्स फ्लैट वेल्ड्स, यहां
जहां पर डिपोजिशन अलग है, ज्यादा है, आपने देखा होगा दो प्लेट्स की मोटाई है, उसके ऊपर से भी वेल्डिंग की कुछ मोटाई ऊपर से भी रहती है और वो कर्व के रूप में रहती है, प्लेट की मोटाई से ज्यादा रहता है। तो प्लेट की मोटाई से वो वेल्ड की मोटाई जितनी ज्यादा है, दैट इज द रेनफोर्समेंट, उसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। और वहां पे जो थ्रोट की थिकनेस है वह आप ले सकते हैं 0.85 टी। टी इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो प्लेटें आप वेल्ड कर रहे हो उस प्लेट्स की टी उस प्लेट्स की मोटाई है। तो जो थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगी 0.85 टी। सपोज दैट कि आपकी प्लेट की मोटाई जो वेल्डिंग करनी है दोनों प्लेटों को वो 100 mm है, तो थ्रोट थिकनेस आपकी क्या हो जाएगी, थ्रोट थिकनेस इक्वल टू 0.85 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 85 mm, 85 mm आपकी थ्रोट थिकनेस रह जाएगी। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वेल्डिंग डायमेंशंस कैलकुलेशन। नेक्स्ट कुछ केसेस हम पढ़ते हैं, स्पेशल केस ऑफ फिलेट वेल्डेड जॉइंट्स। देखो स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं। ये तो हमने सिंपल केस पढ़ा कि प्लेट को पैरेलल या ट्रांसवर्स जोड़ दिया है फ्लैट वेल्ड की सहायता से। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि हमें जरूरत रहती है कि एक पाइप को या एक रोड को एक प्लेट के साथ में जोड़ने की, क्योंकि मशीनरी में या इंडस्ट्री में कहीं भी कुछ भी पार्ट किसी भी प्रकार से जुड़ सकता, जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें एक एग्जांपल है कि प्लेट के साथ में एक रोड को जोड़ा गया है, डायमेंशंस जो डायमीटर ऑफ द रोड इज डी। लेकिन अब इसके अंदर लोडिंग किस प्रकार से आएगी, दिस इज द इंपॉर्टेंट। लोडिंग मतलब इसके ऊपर लोड किस प्रकार से आएगा। तो देखो पहला केस जो इसमें सर्कुलर फ्लैट वेल्ड सब्जेक्टेड टू टोर्सन, वेल्डिंग उसी प्रकार से होगी चारों तरफ, यानी कि फ्लैट वेल्ड बनेगा, फ्लैट वेल्ड बनेगा। टी इज द थ्रोट थिकनेस, वैसे ही थ्रोट थिकनेस रहेगी। और जो फ्लैट वेल्ड मैंने आपको बताया था कि त्रिभुजा आकार रहता है उसका क्रॉस सेक्शन, तो उसकी जो साइड्स है उसको बोलते हैं एस फॉर द लेग साइड, साइज ऑफ द लेग। तो यहाँ जो आपने देख रहे हो कर्सर के पास में एस साइज ये हो गई और ये साइज, और टी इज द थ्रोट थिकनेस। जैसे पहले मैंने आपको फ्लैट वेल्ड के बारे में समझाया, जॉइंट के बारे में, वैसे ही सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आप देखो लोडिंग में यहाँ ये बताया गया कि जो रोड है वो ट्विस्ट होने वाली है। द लोडिंग ऑन द रोड इज ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी कि उसमें मरोड़ आने वाली है। कई बार आपने देखा होगा कि प्लेट है, उस प्लेट पे आपने पाइप वेल्डिंग कर दिया, सॉलिड रोड वेल्डिंग कर दिया और उसको मरोड़ा जा रहा है। तो मरोड़ा जा रहा तो हो सकता है कि वो जहां हमने वेल्डिंग किया है वहां से फेल हो जाए, क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट द वेल्डिंग जॉइंट। तो हम दूसरे केसेस नहीं पढ़ेंगे कि रोड भी फेल हो सकती है या प्लेट भी फेल हो सकती है, हम यही देखेंगे कि वेल्डिंग जॉइंट फेल नहीं हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो जो टॉर्क की इक्वेशन आपने सेकेंड ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, टी अपॉन जे इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वही फॉर्मूला है, इसको शियर स्ट्रेस के रूप में दिया गया है कि कितनी शियर स्ट्रेस, तो जे टाउ जो कि शियर स्ट्रेस इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द रॉड मल्टीपल डिवाइडेड बाय द जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेल्ड सेक्शन, पोलर मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द वेल्ड सेक्शन। तो वेल्ड सेक्शन है आपका ट्रायंगुलर आकार का, त्रिभुजा आकार का। इसको आगे सोल्व करते हैं तो टी इज द टॉर्क, हम ये मान रहे हैं कि टी टॉर्क उस रॉड को ट्विस्ट कर रहा है, उसको मरोड़ कर रहा है। आर को हम रेडियस ऑफ रॉड को हम डी बाई टू लिख सकते हैं, डिवाइडेड डायमीटर बाई टू डिवाइडेड बाई जे।
और यहां जैसे डायग्राम में मैंने दिया है और आप भी जानते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेल्ड सेक्शन जो कि ट्रायंगुलर आकार का है, त्रिभुज आकार का है, उसका क्या हो जाएगा, पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। पाई टी, यहां टी है थ्रोट थिकनेस, यहां टी है थ्रोट थिकनेस। तो फॉर्मूला हमारे पास आखिरी में क्या आ जाता है, जो फॉर्मूला हमारे पास आता है 2t अपॉन पाई टी डी स्क्वायर। 2t डिवाइडेड बाई पाई टी डी स्क्वायर, ये कंप्लीटली हमारे पास आ जाता। यहां पे जो हमारा फॉर्मूला आया 2t डिवाइडेड बाय पाई टी डी स्क्वायर, तो इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट क्या दे रहा है, दिस शियर स्ट्रेस, क्योंकि जो ट्विस्टिंग के अंदर कोई भी कंपोनेंट फेल होता है तो आपको ध्यान रखना है कि शियर स्ट्रेस के अंदर फेल होता है वो। तो ये इस प्रकार का कोई कंपोनेंट फेल होगा तो जो वेल्डिंग के अंदर जो स्ट्रेस है वो किस प्रकार की स्ट्रेस जनरेट होगी, शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, इसलिए हमने यहाँ शियर स्ट्रेस लिया। तो कितनी शियर स्ट्रेस जनरेट होगी वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेल्डिंग मटेरियल के लिए स्ट्रेस कितनी, अलाउेबल स्ट्रेस या परमिसेबल स्ट्रेस कितनी है। सपोज दैट कि एमएस मटेरियल की रोड है वेल्डिंग की और उसके लिए 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस है परमिसेबल स्ट्रेस, कि इससे ज्यादा अगर इसमें स्ट्रेस पैदा होती है तो ये फेल हो जाएगा। और आपने जो यहां इस फॉर्मूले से स्ट्रेस निकाली उसमें आती है 300, तो ये मान के चलेगा कि आपका कंपोनेंट क्या है, फेल हो जा रहा है, क्योंकि जो उसकी सामर्थ्यता है वो उससे ज्यादा उस कंपोनेंट में स्ट्रेस पैदा हो रही है, इसलिए हम उसको कम करेंगे। तो दिस shear stress occurs in a horizontal plane along a leg of the flat weld. The maximum shear occurs on the throat of weld which is inclined at 45 to the horizontal plane. ये मान के चलना है आपको कि वेल्डिंग का जो थ्रोट है वहीं पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पैदा होती है, इसीलिए हमने थ्रोट थिकनेस लेते हैं, क्योंकि वहां मिनिमम थिकनेस रहती है, जैसा कि 0.85 ऑफ द टी बताया। लेंथ ऑफ थ्रोट टी इक्वल टू एस साइन ऑफ 45 इक्वल टू 0.707 एस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से कैलकुलेटर वही है सारी की सारी चीजें। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला आ गया आपको, ये सारी वैल्यूज यहां हमने रखी, तो 2t t फॉर टॉर्क डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 0.707 s इंटू डी स्क्वायर, और फाइनल जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो 2.83t डिवाइडेड बाय पाई एस डी स्क्वायर। ये इस प्रकार का अगर कहीं भी जॉइंट आता है तो उसके लिए जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो ये फॉर्मूला आ गया 2.83t डिवाइडेड बाय 5 पाई एस डी स्क्वायर। सारी जो नोमेनकल्चर है यहाँ मैंने बता दिया, डी डायमीटर ऑफ रोड, आर रेडियस ऑफ रोड, टी टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोड। टॉर्क की वैल्यू आपको दी हुई होती है, नहीं दी हुई है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी संदर्भ में सामने वाला आपको देगा कि ये इस प्रकार से उससे आप निकाल सकते हो कहीं ना कहीं। एज साइज और लेग ऑफ द वेल्ड, टी थ्रोट थिकनेस, और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है, पाई टी डी क्यूब अपॉन 4। तो ये हो गया आपका टॉर्क की केस में। अगर क्या हो, सेम एप्लीकेशन है कि जो कंपोनेंट आपने बनाया है फ्लेट के साथ में रोड या पाइप जोड़ के, लेकिन अब उसके अंदर ट्विस्टिंग नहीं आ रही है, उसके अंदर मरोड़ नहीं आ रही है, अब उसके ऊपर क्या हो रहा कि एक लोड नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, साइड में लग रहा है, ऊपर की लग रहा है, कहीं भी वो अप्लाई हो सकता है। जैसा कि आपने ये देखा होगा कि घरों के अंदर कोने के अंदर
ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ब्रैकेट का कुछ पार्ट तो आधे पार्ट को जो प्लेट टाइप का पार्ट रहता है उसको स्क्रू से आप दीवार में फिक्स कर देते हैं, और जो आगे निकला हुआ पार्ट रहता है उस पे कई बार हम खूंटी के टाइप में भी काम में ले लेते हैं कुछ टाकने के लिए। तो टाकने का मतलब क्या है कि वो लोड क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। अब इसमें क्या आ सकती है, बेंडिंग आ सकती है। अगर ये रोड है, ये माने कि रोड कमजोर है और आपका लोड है नीचे लगने वाला या साइड में लगने वाला वो ज्यादा है, तो रोड में बेंडिंग आ सकती है। या रोड अगर कि डायमेट्री ठीक है, उसमें बेंडिंग नहीं आ रही है, तो दूसरा केस क्या है कि आपका जो वेल्ड है वो टूट सकता है, वेल्डिंग जॉइंट आपका टूट सकता है। तो चूंकि वी आर स्टडिंग हियर ओनली फेलर ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट, फेलर ऑफ द वेल्डिंग जॉइंट मतलब कि वेल्डिंग में अगर हल्की सी भी क्रैक आ जाती है, वो टूट के चाहे अलग नहीं हो, लेकिन हल्का सा भी क्रैक आ जाता है कहीं से भी, तो हम ये मानते हैं कि ये जॉइंट फेल हो गया है, उसको हमको दोबारा जॉइंट करने की जरूरत है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो, d इक्वल टू डायमीटर ऑफ रॉड, m बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द रॉड, बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द रोड, कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई हो सकती है, या डायरेक्ट नहीं देके किसी दूसरे रूप में इसकी वैल्यूज मिल सकती है, जहां से आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। एस वही है साइज और लेग ऑफ द वेल्ड, टी थ्रोट थिकनेस, जेड सेक्शन मॉडुलस ऑफ द वेल्ड सेक्शन। यहां बेंडिंग के केस में सेक्शन मॉडुलस लेंगे, और कितना है ये, वही जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग का जो सेक्शन किस प्रकार का है, त्रिभुजा आकार का, ट्रेंगल ट्रेंगल टाइप का है, तो उसका क्या हो जाएगा, जेड पाई टी डी स्क्वायर अपॉन 4। यहां ये देखने की है, जो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें क्या था, पाई टी डी क्यूब अपॉन 4 था, और यहां आपका पाई टी डी स्क्वायर अपॉन 4 है। तो फॉर्मूला देखो कैसे बनते हैं, बेंडिंग बेंडिंग ऑफ द बीम्स आपने पढ़ी, वहां से जो बेंडिंग इक्वेशन है उसी से ये फॉर्मूला आया है। उसमें क्या है, वी नो दैट द बेंडिंग स्ट्रेस किस प्रकार से हम निकालते हैं, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू एम अपॉन जेड, एम बेंडिंग मोमेंट एंड जेड सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सेक्शन वेल्ड मॉड्यूलस। सेक्शन इक्वल टू पाई, और आपके पास 4m अपॉन पाई टी डी स्क्वायर ही आ गया। सेम चीज है कि यहां भी वेल्डिंग के फेल होने के चांसेस थ्रोट के पास में सबसे ज्यादा है, जो कि क्या है 45 डिग्री पे है। लेंथ ऑफ थ्रोट, लेंथ ऑफ थ्रोट इक्वल टू दिस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितनी पैदा होगी, हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ही पता लगाना है लोडिंग की वजह से, और वो फाइनल फॉर्मूला आपका 5.66 m डिवाइडेड बाय पाई एस डी स्क्वायर। अगर सारी वैल्यू, सपोज दैट आपको m दिया हुआ है, बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है, पाई आपको पता है, एस नहीं दिया हुआ है तो प्लेट की साइज की मोटाई आपको ले लेनी है, डी स्क्वायर रोड की डायमीटर आपको दी हुई है, तो यहां से बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता लग सकती है कि वेल्डिंग का जो जॉइंट है उस पे थ्रोट की जगह पर कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है। सपोज दैट मैंने पहले ही बताया कि 300 mm का अलाउेबल स्ट्रेस है या परमिसिबल स्ट्रेस है वेल्ड बेड के लिए, और यहाँ जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है वो 350 का आ रहा, हम ये मानेंगे कि वेल्ड श्योर फेल होगा और हमको इस स्ट्रेस को कम करनी है। तो कैसे करेंगे फिर कम, हमारे ऑप्शन यही है कि इस जो बेंडिंग स्ट्रेस इसकी वैल्यू कम करने के लिए या तो हम क्या करें, एम को बढ़ाएं, एम को बढ़ाने से कुछ होगा क्या, हम क्या करेंगे, डायमीटर हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि एम तो आपका फिक्स है, जिस लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो आएगा, उस लोड को तो आप ये नहीं कर सकते कि अब मैं लोड कम कर दूं तो मेरी ये सेफ डिजाइन में आ गई, आपको तो जो जरूरत है उसी लोड की कैलकुलेशन हमको करनी है।
तो हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर बढ़ा सकते हैं, एस एस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, साइज ऑफ द बीड, यानी कि साइज बढ़ाने का मतलब है कि वेल्डिंग की जो मोटाई है वो इंक्रीज करना। ये दो ऑप्शन हम कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कम हो सकती है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, या स्पेशल केसेस है, इन पे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करेंगे।